The retina of our eye has a large number of The retina of our eyes has a large number of light sensitive cells. Full stop. There are two kinds of light sensitive cells. There are two kinds of light sensitive cells on the retina. Light sensitive cells on the retina. On the retina, rods and cones. Rods and cones. अब फर्स्ट आप लिखिएगा rods. Rods are the rod shaped cells present in the retina of an eye. Rod shaped cells present in the rods are the rod shaped cells present in the retina of an eye which are sensitive to dim light. Which are sensitive to dim light. Which are sensitive to dim light. Full stop. That is they are important for vision. They are important for vision in low light or during, that is they are important for vision in low light or during night. In low light में या फिर नाइट के दौरान अगर हम कुछ भी चीज़ देखते हैं तो वो हम इसी वजह से देख पाते हैं कि हमारी आंखों में थोड़े बहुत रॉड सेल्स हैं. रॉड सेल्स क्या होते हैं? ये रेटिना में होते हैं और ये रॉड शेप्ड होते हैं. रॉड शेप मतलब सीधे सीधे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं. ठीक है. उसके बाद आप नेक्स्ट नोट करें. We can see things up to some extent. We can see things up to some extent in a dark room because of these rod cells in the retina of our eye. In the retina of our eye. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. नॉक्टर्नल एनिमल्स. नॉक्टर्नल एनिमल्स ब्रैकेट में लिखिए एनिमल्स विच स्लीप ड्यूरिंग द डे. Animals which sleep during the day. Which sleep during the day and come out at night.
NAL. Nocturnal animals, animals which sleep during the day and come out at night, like the owl, have a large number of rod cells. Like the owl, have a large number of rod cells. Have a large number of rod cells in their retina, which help them see properly. In their retina, which help them see properly during the night. See properly during the night. During the night. अब जरा देखिएगा कि जो हमारी आई का जो रेटिना होता है, उस रेटिना में दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक तो रॉड सेल्स और एक होते हैं हमारे कोन सेल्स। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, रॉड सेल्स जो हैं वो सीधे सीधे होते हैं, रॉड की शेप के होते हैं। अच्छा, अब इसमें जो रॉड सेल्स हैं उनका ज़रा फंक्शन देखिएगा। रॉड्स आर द रॉड शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, दैट इज दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर विजन इन लो लाइट। तो जो रॉड सेल्स हैं, जिनको हम सीधा सीधा रॉड्स भी बोल देते हैं, तो वो डिम लाइट में एक्टिवेट हो जाते हैं। डिम लाइट में हम जो देख पाते हैं ना, जैसे मान लीजिए रूम है और रूम में अंधेरा हो रखा है, उस अंधेरे के बावजूद भी हम थोड़ा बहुत देख पाते हैं। तो वो हम इसी वजह से देख पाते हैं कि हमारी जो आँखें हैं, हमारी आँखों में रॉड सेल्स हैं। तो जो रॉड सेल्स हैं, रॉड सेल्स बेसिकली आँखों को लाइट प्रोवाइड कराते हैं। समझ रहे हैं? रॉड सेल्स जो है वो आँखों को लाइट प्रोवाइड कराते हैं। अगर हमें बाहर से लाइट नहीं मिल पा रही है ड्यू टू एनी रीज़न, अंधेरा हो गया रूम में, ठीक है, या फिर रात हो गई, तो हमें बाहर से लाइट नहीं मिल पा रही है, तो अगर हमारी आँखों में रॉड सेल्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि रॉड सेल्स ही हमारी आँखों को अंदर से ही लाइट प्रोवाइड कराएंगे ताकि हम आसपास की चीज़ों को देख सकें। अच्छा, अब हम बात करते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स की। नॉक्टर्नल एनिमल्स, एनिमल्स विच स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड कम आउट एट नाइट, like the owl, have a large number of rod cells in their retina which help them see properly during the night. तो इसमें क्या होता है, जैसे आउल होता है, जो उल्लू होता है, उसकी जो आंखें होती हैं, उसकी आंखों में जो रॉड सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, रॉड सेल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या है कि इनबिल्ट ही उसकी आंखों के अंदर ही रॉड सेल्स ज़्यादा है। इसका मतलब वो रॉड सेल्स ही उसको लाइट प्रोवाइड करा रहे हैं। जब वो रॉड सेल्स उसको लाइट प्रोवाइड करा रहे हैं तो बाहर भले ही अंधेरा हो लेकिन वो आराम से देख पाता है, ठीक है। और इसी वजह से कभी कोई हॉरर फिल्म देखी हो तो उस हॉरर फिल्म में वो उल्लू जरूर दिखाते हैं। वो उल्लू दिखाते हैं क्योंकि उल्लू की आंखें रात में ना चमकती हैं, ऐसा लगता है जैसे दो बल्ब लगा रखे हैं, ठीक है। ऐसे बल्ब नहीं कि बहुत ज़्यादा रोशनी कर रहे हैं, मतलब हाँ हल्के हल्के से, मतलब वो रोशनी दिखाई देती है। पूरा अंधेरा होगा लेकिन दो छोटी छोटी गोलियाँ नजर आएंगी, समझ लो दोनों उल्लू बैठा हुआ है, उल्लू की आंखें नजर आ रही हैं, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये जो चीज़ है नॉक्टर्नल एनिमल्स में और उसमें ये रॉड सेल्स होते हैं, इस वजह से वो रात में देख पाते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, चलिए। होते हैं उसमें भी रॉड सेल्स ज़्यादा होते हैं लेकिन कम आउल में सबसे ज़्यादा होते हैं। वो भी नॉक्टर्नल एनिमल है, रात में ही निकलते हैं। अगर आप देखेंगे ना, किसी बैट को देखेंगे तो दिन के टाइम में बैट चुपचाप पड़ा रहता है लेकिन रात में बाहर निकल आता है। क्यों? अब उसको दिखना शुरू हुआ है तो उसका दिन तो अभी निकला, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये, अच्छा दिन में क्या करते हैं, दिन में सोते क्यों है ये? नहीं, और सोचो क्योंकि क्या है कि पहले से रॉड सेल्स है, तो रॉड सेल्स पहले से लाइट प्रोवाइड करा रहे हैं। पता चला बाहर से सूरज की रोशनी और आ रही है तो वो इतनी ज़्यादा लाइट बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उनके जो सिलियरी मसल्स हैं वो क्या करते हैं, वो उनके प्यूपिल को बंद कर देते हैं। अब जब प्यूपिल ही बंद है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो बंदा आँख बंद करके सोएगा ही, ठीक है ना। तो इसलिए वो सो जाते हैं, समझ गए। चलिए अगला नोट करेंगे कोन्स।
कोन्स, इसमें लिखिएगा कोन्स आर द कोन शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई। कोन्स आर द कोन शेप्ड सेल्स present in the cones are the cone shaped cells present in the retina of an eye which are sensitive to bright light or normal light. Which are sensitive to bright light or normal light. The cone cells of our retina also respond to colors. The cone cells of our retina also respond to colors. Full stop. In other words, cone cells cause the sensation of color of objects in our eyes. Cause the sensation of color of objects, sensation of color of objects in our eyes. Sensation of color of objects in our eyes. तो जो ये कौन सेल्स होते हैं, कौन सेल्स जो होते हैं, ये कौन सेल्स सिर्फ और सिर्फ तब काम करते हैं जब लाइट ब्राइट हो। तो जब लाइट ब्राइट होती है तो ब्राइट लाइट में ही हम क्या कर सकते हैं, ब्राइट लाइट में ही हम रंगों को पहचान सकते हैं। अगर अंधेरा है तो अंधेरों में रंग कहाँ हम पहचान पाएंगे, नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, जो रोशनी है, तो रोशनी को आइडेंटिफाई करने वाले जो सेल्स हैं वो तो रॉड्स हैं, ठीक है। और उन्हीं का पता चलता है डिम लाइट में, कि डिम लाइट में भी आप थोड़ी बहुत रोशनी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो वो तो आपके रॉड सेल्स हो गए। उसके बाद बात करते हैं कोन सेल्स की, यानी कि सिंपली कोन्स की अगर बात करें तो कोन्स में क्या होता है कि ये ब्राइट लाइट में एक्टिवेट होते हैं, ब्राइट लाइट में काम करते हैं। रॉड सेल्स कब काम करते हैं, डिम लाइट में एक्टिवेट होते हैं। ये ब्राइट लाइट में एक्टिवेट होते हैं, और ब्राइट लाइट में ये रंगों को पहचानने का काम जो है वो कोन सेल्स का होता है, ठीक है। तो द कोन सेल्स ऑफ आवर रेटिना आल्सो रिस्पॉन्ड टू कलर्स। इन अदर वर्ड्स कोन सेल्स कॉज द सेंसेशन ऑफ कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन आवर आईज, ठीक है। तो अगर किसी डॉग की बात करें, सुना होगा डॉग को ब्लैक और वाइट ही दिखाई देता है बस, ठीक है। डॉग को मालूम है कि नहीं ये चीज़, नहीं मालूम, तो बायोलॉजिकल फैक्ट है भाई, डॉग को सिर्फ ब्लैक और वाइट ही दिखाई देता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई उसकी जो आइज़ हैं, उसकी आइज़ में कोन सेल्स जो है बहुत कम है, इसी वजह से वो कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है जी। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, अच्छा। अगला नोट करेंगे, वैसे इसका जो ये है ना, जैसे हम कोन सेल्स की बात कर रहे हैं, इसका कलर ब्लाइंडनेस से कोई लेना देना नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस जानते हैं ना, इसका कलर ब्लाइंडनेस से कोई लेना देना नहीं है। जो कलर ब्लाइंड्स होते हैं उनको क्या है कि उनको कलर सारे दिखाई देते हैं, वो कुछ पर्टिकुलर कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। जैसे रेड और ग्रीन हो गया, जैसे ब्लू के अलग अलग शेड्स हो गए, जैसे ब्लू के अलग अलग शेड्स हैं, वो ब्लू के अलग अलग शेड्स अगर साथ साथ रखे हुए हैं, साथ रखा हुआ है, एक वॉयलेट है, एक इंडिगो है ना, तो ये भी ब्लू के ही शेड्स हैं। अगर वो साथ साथ रखे हुए हैं तब तो कह देगा कि हाँ ये थोड़ा सा डार्क है, ये थोड़ा सा
लाइट कलर है, ठीक है। अब तो वो बता देंगे, लेकिन अगर दोनों को अलग अलग रख दिया तो कहेंगे कि एक तो इंडिगो कलर की गाड़ी है और एक वायलेट कलर की गाड़ी है, तो क्या दोनों सेम ही तो लग रही है ना। तो उसको कलर तो दिखाई देते हैं लेकिन कलर में वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते। और सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि अगर रेड और ग्रीन कलर उसको कहीं पर मिक्स कर दिया जाए, कि रेड और ग्रीन कलर के छोटे 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 डॉट्स आपने बना दिए, मिक्स कर दिए, तो क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ रेड है और कहाँ मिक्स है, कहाँ ग्रीन है। तो उनकी मिक्सिंग में वो कंफ्यूज हो जाता है। डॉट्स होते हैं बता तो बस ब्लैक एंड वाइट वाला तो वही हो गया ना, वो तो कोन सेल्स की कमी है, कोन सेल्स नहीं है क्या 90s नहीं 70s। चलिए जी, अब नोट करें अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, हम कहाँ पर रहते हैं, है ना, कहाँ पर रहते हैं, हमारा रेजिडेंस। तो यहाँ पर अकोमोडेशन का मतलब क्या है कि आइज़ जो हैं वो कितनी लाइट को अकोमोडेट कर सकती है, कितनी लाइट को अपने अंदर एंटर होने दे सकती है। दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो यहाँ लिखें, अ नॉर्मल आई कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स normal eye can see the distant objects normal eye can see the distant objects as well as the nearby objects clearly clearly due to its power of accommodation, due to its power of accommodation. ड्यू टू इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो क्या होता है कि नॉर्मल आई जो है इट कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। तो जो नॉर्मल आई होती है वो क्या कर सकती है, वो दूर से दूर के भी ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है। दूर से दूर कितना दूर, चंदा मामा दिखाई देते हैं ना हमको, और कितनी दूर है, लाखों किलोमीटर दूर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक नॉर्मल आई है वो दूर से दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकती है और पास से पास वाले ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकती है, ठीक है। ये पास वाला ऑब्जेक्ट हो गया, बाहर चंदा मामा है, वो दूर वाले ऑब्जेक्ट हो गए। तो हमें पास का भी और दूर का भी जब दिखाई देता है तो हम ये बोलते हैं कि ये आई ही है जिसके अंदर ये पावर ऑफ अकोमोडेशन है कि वो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को भी, उससे आने वाली लाइट को भी एब्जॉर्ब कर रही है अपने अंदर, और दूर से आने वाली जो लाइट्स रेज हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। अब इसी चीज़ में हमें एक चीज़ देखनी है कि जो नज़दीक में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो नज़दीक में जो ऑब्जेक्ट रखा रहता है वो आई पर उसमें से निकलने वाली रेज कैसे आती हैं, वो फैलती हुई आती हैं, डाइवर्ज होती हुई आती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल हम सूरज की बात करें या चांद की बात करें, तो वहाँ से जो रेज ऑफ लाइट आती हैं वो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है। क्यों? क्योंकि वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यही डायग्राम यहाँ पर बनाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट नोट करें, द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। हाँ, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट the rays of light coming from a distant object the rays of light coming from a distant object
ब्रैकेट में लिखिएगा एट इन्फिनिटी bracket close are parallel to one another when they reach the eye. Are parallel to one another when they reach the eye. लिखिएगा parallel rays from a distant object. Parallel rays from a distant object. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि ऑब्जेक्ट से जो आने वाली लाइट रेज हैं वो पैरेलल लाइट रेज हैं जो आई में एंटर कर रही हैं. सेकंड लिखेंगे द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ नियर बाई ऑब्जेक्ट the rays of light coming from a nearby object are diverging or spreading out when they reach the eye. Are diverging bracket में लिखिए और spreading out when they reach the eye. Are diverging or spreading out when they reach the eye. अच्छा ये जो मैंने बॉल बनाई है ना ये क्या है? ये आई बॉल. तो लिखिएगा नियर बाई ऑब्जेक्ट. तो नियर बाई ऑब्जेक्ट से ये लाइट रेज आती हैं वो ऐसे आती है डाइवर्ज होती हुई फैलती हुई आती है. मतलब कुल मिलाकर लाइट रे जो है वो पूरा का पूरा जो आगे ये पोर्शन है यानी कि जो कॉर्निया है ये पूरे के पूरे कॉर्निया को कवर करना चाहती है. ठीक है तो इस तरह से फैलती हुई डाइवर्जिंग. क्लियर है? ऑनलाइन वाले बोले प्लीज. यस सर. यस सर. ठीक है. अच्छा ड्यू टू पावर ऑफ अकोमोडेशन नियर बाई ऑब्जेक्ट को भी और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को भी जो आइज़ हैं जो नॉर्मल आइज़ हैं वो देख सकती हैं. समझ गए? ठीक है. अच्छा अब ये जो अकोमोडेशन है अकोमोडेशन की डेफिनेशन भी आती है तो उसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या है. मैं यहाँ पर लिखूँगा इस तरफ. नोट कीजिएगा द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स
ability of an eye to focus the distant objects as well as the nearby objects on the retina by changing the focal length or converging power. By changing the focal length or converging power of its lens is called accommodation. ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि जो नज़दीक में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं और जो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को बड़ी आसानी से कोई भी आई देख सकती है. ऐसा क्या होता है? तो क्या होता है कि जो आई लेंस होता है, आई लेंस में एक कैपेबिलिटी होती है कि आई लेंस जो है वो अपना फोकस जो है वो कम और ज़्यादा कर सकता है. कैसे? सिलियरी मसल्स कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो कभी एक्सपेंड हो जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन द नीड. ठीक है, तो क्या होता है कि वो जो आई लेंस अपना फोकल लेंथ बार बार चेंज कर सकता है, तो वो फोकल लेंथ को चेंज करने वाली जो उसकी कैपेबिलिटी है उसी को अकोमोडेशन बोलते हैं. उसी की वजह से वो नज़दीक के और दूर के ऑब्जेक्ट्स को जब चाहे जैसे चाहे देख सकता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप नोट करें रेंज ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई. रेंज ऑफ विजन नोट कीजिएगा. लिखिएगा रेंज ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई रेंज ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई. तो यहाँ पर लिखिएगा द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई at which an object can be seen clearly. The farthest point from the eye at which an object can be seen clearly is known as the far point of the eye. Is known as the far point of the eye. Known as the far point of the eye. It is infinity for normal human eye. Farthest point from the eye at which an object can be seen clearly. मतलब कितनी दूर तक हम किसी ऑब्जेक्ट को ले जा सकते हैं कि वो मेरे को दिखाई देता रहे, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं फार पॉइंट. कि भाई ये हमारी आँख का फार पॉइंट है, यहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है, अब इसके बाद धुंधला हो गया, हम दिखना बंद हो गया. तो हम ये कहते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन आई का जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी होता है. ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है.
आप अगर ये कहें कि मेरे पास एक छोटा सा पेन है और उस छोटे से पेन को मैं ले जा रहा हूँ दूर 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 दूर, कोई आदमी उसको दूर ले जा रहा है, मैं कह रहा हूँ हाँ दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, तो शायद 1 किलोमीटर तक देख पाऊँ, शायद, है ना, शायद नहीं, हो सकता है 500 मीटर तक देख पाऊँ, उसके बाद दिखना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता जाता है तो उसकी जो इमेज है वो छोटी बनती जाती है। वही कॉन्सेप्ट है कि चंदा मामा गोल दिखाई देते हैं जरा से, ठीक है, हाथ को भी ऐसे कर लेंगे तो हाथ के पीछे भी वो छुप जाते हैं, दिखाई दे जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में उसका साइज़ कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा, समझ रहे हैं? तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर साइज़ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मैं कितनी दूर तक देख सकता हूँ, नॉर्मल आई कितनी दूर तक देख सकती है, तो हम ये कहेंगे कि इन्फिनिटी तक देख सकती है। साइज़ बड़ा होना चाहिए बस, ये नहीं है कि आप एक सुई दिखा रहे हो और कह रहे हो कि सुई तो मुझे दिखनी चाहिए पहाड़ तक भी, तो वो ऐसे नहीं होता। तो ये हो गया हमारा फार पॉइंट। तो फार पॉइंट नॉर्मल ह्यूमन आई का होता है इन्फिनिटी। उसके बाद अगला लिखेंगे द नियरेस्ट पॉइंट अप टू व्हिच द आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली the nearest point up to which an eye can see an object clearly without any strain is called the near point of the eye. Is called the near point of the eye. Full stop. लिखिएगा इट इज 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई। तो नियरेस्ट पॉइंट जहाँ तक हम अपनी आँख से नॉर्मली किसी चीज़ को देख सकें उसको क्या बोलते हैं? पूछोगे? जो नियरेस्ट पॉइंट है अप टू विच एन आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर फिक्स होता है नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए। तो 25 सेंटीमीटर क्या हो गया? एक स्केल होता है ना, तो स्केल की जो पूरी लेंथ होती है, जो 12 फुट का स्केल 12 इंच का जो स्केल होता है, तो उसकी जो पूरी की पूरी लेंथ होती है सेंटीमीटर में, वो 30 सेंटीमीटर होती है। तो 30 सेंटीमीटर में भी 5 सेंटीमीटर कम कर दो, तो वहाँ तक तो हम ऐसे तो पढ़ पाएंगे, किसी भी नोटबुक को या किसी भी अखबार को हम पढ़ पाएंगे, लेकिन और ज़्यादा उसको नज़दीक लेकर आएंगे तो आंखों पर जोर पड़ने लगेगा, थोड़ा स्ट्रेन पड़ने लगेगा, और ज़्यादा नज़दीक लेकर आओगे तो सर में दर्द होने लगेगा और फिर हमें प्रॉब्लम होने लगेगी। तो हम ये कहते हैं कि कंफर्टेबली कोई भी ह्यूमन बीइंग वो 25 सेंटीमीटर उसकी आंखों से डिस्टेंस जो है लेटर्स का जो भी लिखा हुआ है, जो भी वो पढ़ रहा है, जो भी वो देख रहा है, वो 25 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। समझ गए? 25 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस है तो वो उसको आसानी से पढ़ पाएगा। तो इसीलिए नियर पॉइंट क्या होता है नॉर्मल ह्यूमन आई का? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए जी, अभी इतना करिए, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, फिर डिफेक्ट्स ऑफ विजन करता हूँ। क्या हुआ? हाँ, तुम्हें लगता बहुत है ऐसा ना, उल्टी सीधी चीज़ें लगती हैं।
बेटा मुझे पसंद है मेरे साथ बर्थ और मान साइड में चलिए जी अगला टॉपिक करते हैं स्टार्ट। जगत फील कर रहा Defects of vision and their correction. Defects of vision and their correction. अब इसमें लिखें there are 3 common defects of vision. There are 3 common defects of vision. These are first है myopia. myopia के आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए शॉर्ट साइटेडनेस. सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया को बोल देते हैं लॉन्ग साइटेडनेस. और बेटर रहेगा लॉन्ग साइटेडनेस. और थर्ड होता है प्रेसबायोपिया. तो देखिएगा जैसा कि ना इनके नाम से समझ में आता है, हम सबसे पहले देखते हैं मायोपिया. तो मायोपिया जो है उसको ना शॉर्ट साइटेडनेस बोल देते हैं. तो साइट का मतलब क्या होता है दिखना, और शॉर्ट का मतलब क्या है नज़दीक वाली चीज़. तो शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या है कि हमें पास का दिखाई देता है. जब पास का दिखाई देता है तो इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है कि दूर का नहीं दिखाई देता. ठीक है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम किसके साथ है, हमारे फार पॉइंट के साथ प्रॉब्लम है. फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी. नॉर्मल आई का फार पॉइंट है इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी तक का हमको दिखाई नहीं देता, इन्फिनिटी से थोड़ा कम हो जाता है हमारा फार पॉइंट. ठीक है, इन्फिनिटी से थोड़ा कम हो जाता है फार पॉइंट. तो उस प्रॉब्लम को हम बोल देते हैं शॉर्ट साइटेडनेस. मतलब पास का तो दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है. आ रहा हूँ उस पर. लॉन्ग साइटेडनेस क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस में होता है कि दूर का दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई दे रहा है लेकिन पास का दिखाई नहीं दे रहा है. तो पास का दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका मतलब नियर पॉइंट के साथ में प्रॉब्लम है. नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर. तो 25 सेंटीमीटर तक का हमको तो धुंधला दिखाई दे रहा है. आपने देखा होगा कि कई बार जैसे अगर आपके घर में बाबा दादी रहते हो तो आपने देखा होगा कि कई बार अगर उनका चश्मा नहीं है तो उनको कोई चीज़ अगर पढ़नी है तो वो ऐसे करके पढ़ते हैं. ठीक है, वो अपना हाथ ऐसे दूर ले जाते हैं. और कई बार आपने ये नोटिस करा होगा कि ऐसे करने के बावजूद भी उनको दिखाई नहीं देता तो बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं, है ना. नोटिस करा है कि नहीं करा. बट मैंने तो देखा है, मैंने तो देखा है ना. तो कई बार ऐसा होता है कि हाथ भी छोटा पड़ जाता है, हाथ भी छोटा पड़ जाता है. और आप ये काम सुबह सुबह भी, जब आप सुबह स्कूल जाते हैं ना तो इधर पार्क के किनारे जो है जो बेंचेस लगी हुई हैं यहाँ पर कुछ
बूढ़े जो बुजुर्ग हैं बैठे रहते हैं, तो उनको आप देखा करो कि वो ऐसे करते हैं, अगर उन्हें कुछ पढ़ना होता है, बल्कि मोबाइल भी है तो आंखों को थोड़ा और छोटा कर देंगे, मोबाइल को ऐसे रखेंगे, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग साइटेडनेस। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम होती ही ज़्यादा एज में है। ज़्यादा एज में जब मसल्स वीक हो जाती हैं। अब बात करते हैं प्रेस बायोपिया की। तो प्रेस बायोपिया ये स्पेशल टाइप का हाइपरमेट्रोपिया है कि ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आदमी को पास का भी दिखने में दिक्कत होती है और दूर का देखने में भी प्रॉब्लम होती है। तो बीच का कौन सा दिखाएंगे? ये ज़्यादा पास हो गया, वो बहुत दूर हो गया, तो लाइक कितने अच्छा, प्रॉब्लम बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि मायोपिया जो है, मायोपिया में तो 25 सेंटीमीटर, अरे यार पहले बोल ही लो, जब मैं बोल बीच में बड़बड़। मायोपिया का मतलब क्या है कि जो हमको पास का देखने में, पास का तो आराम से दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर का दिखाई देता है और पास का दिखाई नहीं देता। प्रेस बायोपिया में क्या होता है? प्रेस बायोपिया वो चीज़ है जो चश्मे वाले अभी कितना बैठा है, 1 2 और 3 4 तो 5, तो जो चश्मे वाले बच्चे अभी बैठे हुए हैं, आप सबको क्या प्रॉब्लम है, समझ में आया कि नहीं? मायोपिया। तो मायोपिया का मतलब, अरे भैया खुद की भी हो जाएगी खराब। तुम्हारा वो रजनीकांत वाला चश्मा कहाँ गया? मम्मी सही पहचानती है तुम्हें, मज़ा आ रहा है। और मोबाइल फ़ोन कुछ हुआ उसका? नहीं मतलब कुछ, मैंने सोचा कुछ इंजीनियरिंग दिखाई हो उसमें, नहीं। तो अब क्या है कि जो आप में से चश्मे वाले बच्चे हैं, उनके साथ क्या होगा, उनके साथ ये प्रॉब्लम होने वाली है जब ज़्यादा एज हो जाएगी, 70-80 के आसपास, प्रेस बायोपिया। और अपना मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, ये आजकल सभी के साथ हो रही है। उसमें होता क्या है, अगर अगेन मैं बोलूँगा कि घर में बाबा या दादी अगर हैं, तो आप ये देखिएगा कि उसमें चश्मे में 2 लेंस होते हैं, ऊपर तो नॉर्मल होता है, नीचे वाला आपको सर्कुलर सा नज़र आएगा। तो वो क्या होता है कि जब भी हमें कोई चीज़ पढ़नी होती है तो हम आंखों को जनरली नीचे करके ही पढ़ते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि बुक को ऊपर रखकर, और होते हैं ना कई बच्चे। तो इसलिए अगर हमको कुछ पढ़ना होता है तो हमें मतलब आंखों से नीचे देखना होता है, तो नीचे चश्मे की तरफ ऐसा होता है। इसमें क्या है कि नीचे वाला लेंस तो ऐसा होता है ना, नीचे वाला ऐसा होता है, ऊपर वाला प्लेन। मतलब अगर दूर का देखना है तो दूर का देखने के लिए तो सीधी आके जाएंगी, लाइन ऑफ साइट हमारी सीधी होगी। तो हमें नज़दीक का कुछ पढ़ना होगा, नीचे का पढ़ना होगा, तो हम नीचे करके देखेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है प्रेस बायोपिया, ठीक है। हाँ, ये तो गांधी जी को भी एनालाइज ही नहीं करा। पता नहीं, बचपन से जब से मैं छोटा था तब से वो अच्छे ही नहीं लगते मेरे को, और बड़ा होता गया तो और ज़्यादा बुरे लगते गए, तो मुझे वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने उनको एनालाइज नहीं करा कभी। गांधी जी के बारे में पूछा तो वो मुझे कभी अच्छे नहीं लगे। तो चलिए आज इतना ही करिए, बाकी ओके। अरे हाँ सुनो भाई, कल वो एक्स्ट्रा क्लास के लिए आओगे सुबह? स्कूल से फ्री किस टाइम होगे? हमारे लिए कुछ बता दो और मैं छुट्टी लगा लूंगा। ऐसा है कल की उस पीरियड 12 बजे। सर पेरेंट्स से नाम बता 12 बजे। हाँ हाँ ठीक है सर 12 बजे आ जाए। 1 घंटे की क्लास होगी।